sin theta d theta, we can write minus dt है, so minus t square dt और dq by 3, and which can be written finally as minus cos q theta by 3. ठीक है, cos थीटा इक्वल टू टी ले लिए, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. ठीक है, ये सब हम लोग किए हुए हैं ऑलरेडी, सारा किए हैं, तो लोग सब भूल गया. इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन किसका करेंगे, साइन थीटा. कंसीडर साइन थीटा इक्वल टू टी एंड देन सॉल्व. ठीक है, ये सब अभी करो, अभी हम लोग सारा यूज करेंगे. नहीं किया हुआ रहेगा तो बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन है. अब उसमें तुम्हें ये सब फॉर्मूला ही नहीं पता है तो कैसे करो, है क्या याद कर लोगे, रट लोगे, कितना तक रटोगे, कितना तक, हर उसको बेसिक से करना पड़ता है. ठीक है, रट के नहीं होता है, कितना तक रटोगे, हर स्टेप में अलग अलग फॉर्मूला लगेगा सारे प्रॉब्लम. किसको कितना आएगा बताओ, इसका क्या आएगा फाइनली से, कितना आंसर आएगा इसका, cos sin q theta by 3. Yeah, similarly here sin square theta, if you put the limits, सॉल्व किया हुआ है क्या, लिमिट पुट करना है, थीटा बाई 2 माइनस sin 2 theta by 4. Put the limits. When you put pi by 2, you will get pi by 4 here, and pi by 2 you put sin 2 into pi by 2, sin 0, sin 180 degree, sin pi 0 हो जाएगा, minus 0, so pi by 4 will be the answer. Here we have already solved, we have to put the limits only. इसमें कौन वाला है, ये वाला है, माइनस कॉस क्यू थीटा बाई 3, 0 to पाई बाई 2. So cos pi by 2 is how much? Cos pi by 2 is 0 and cos 0 is 1. So we will have minus plus 1 by 3 आ जाएगा. ठीक है, सॉल्व कर इसको, देखो ये प्रॉब्लम है, माइनस कॉस क्यू थीटा बाई 3, 0 to pi. If you put 0, how much you will get? 1. And if you put 5, cos pi minus cos 0. How much is cos pi? Minus 1. Minus 1 to the power 3 will be how much? Minus 1. And here again minus 1. So we will have 2 by 3. ठीक है, समझ में आया, समझ में आया सभी को. अभी अगर यूज करेंगे इसको तो भूलोगे तो नहीं तुरंत. ठीक है, ओके. नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. दिस चैप्टर is center of mass and conservation of momentum. We have two parts. One part is center of mass and second part is conservation of momentum. Center of mass जो पार्ट है that is primarily थोड़ा सा अलग है दूसरे पार्ट से. पहला वाला पार्ट center of mass is primarily for finding center of mass of different particle system और the continuous mass system, उसके लिए है. और इंटीग्रेशन जो है ज़्यादा इसी में यूज है, पहला पार्ट. ठीक है, सेकेंड पार्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विच यू आर ऑलरेडी नोइंग लिटिल बिट ऑफ द प्रॉब्लम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यू आर ऑलरेडी नोइंग, एंड इन दैट पार्ट वी विल स्टडी द कोलिजन प्रोसेस. ठीक है, कोलिजन कैसे होता है, हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, एंड जो डिफिकल्ट पार्ट है वो ये है ज़्यादा, इसमें प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट बनता है. इसमें इंटीग्रेशन यूज है लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें नहीं होता है. ठीक है, तो हम लोग पहले लिखते हैं कंटेंट्स क्या क्या पढ़ना है हम लोग. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, टू बॉडी सिस्टम.
टू बॉडी सिस्टम, सिंपलेस्ट से स्टार्ट करेंगे। देन मल्टी पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, मोर देन टू पार्टिकल। मल्टी पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। देन वी विल डू फॉर मल्टी पार्टिकल वी विल डू इन 2D and 3D space. First we will do in one direction, then we will do in 2D and 3D space. The center of mass in 2-dimension and 3-dimensional space. Then we will start doing for continuous mass distribution, where we will use the integration for continuous mass system, ठीक है। और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए कैसे करेंगे। इन दिस पार्ट फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम वी विल स्टडी फॉर रॉड, फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास फॉर रॉड, देन सेमी सर्कुलर रिंग एंड सेमी सर्कुलर रिंग, semi-circular disc, hemisphere, yes, cone. For this kind of objects we will find the center of mass, ठीक है। Then we will do for center of mass problems कैसे कैसे आते हैं उसके हिसाब से फिर देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन के लिए कैसे करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों को कंबाइन, टू लार्ज ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट का तो पहले देखेंगे, टू बॉडी, ठीक है, लार्ज ऑब्जेक्ट्स। Then we will try to find center of mass when from a continuous system some part is taken out, ठीक है। A continuous system with some cavity or some part is cut out from the whole system, ठीक है। Some part cut out from continuous body. So these are the variety of questions. शुरू में तो derivations है, फिर बाद में ये सब variety of questions है which you can be asked in the exam. After that we will start the conservation of momentum. Conservation of momentum, ठीक है। In this one we will study the different concepts such as impulse, क्या होता है, ठीक है, impulse क्या होता है। फिर उसके बाद we will study the collision process, collision, ठीक है। In collision we will study टू स्प्रिंग सिस्टम, दो ऑब्जेक्ट एंड स्प्रिंग से कनेक्टेड हो, कोलाइड कर रहे हैं, टू मास प्लस स्प्रिंग। देन वी विल सी हेड ऑन कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, हेड ऑन कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, देन वी विल सी कोलिजन इन 2D and 3D स्पेस, और जिसमें ऑब्लिक कोलिजन आ जाए, ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, लेकिन ये सब काफी बड़ा है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है
इसमें ही काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन, फिर ये सब में फिर है कोलिजन। तो दिस इज द सिलेबस फॉर दिस चैप्टर। देखो, द फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या चीज होता है? देखो, till now what we have studied, we have considered in all the chapters, whether it is kinematics, laws of motion or work energy power, in all the chapters we have considered a mass to be like a point. मास को एक पॉइंट की तरह ट्रीट किया, ठीक है। when we write F equal to ml, we consider the whole mass or the whole block is to be very small, ठीक है, and then we write the equation F equal to ma. Similarly in kinematics also we wrote the equation, kinematics equation जो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन है, सारे पॉइंट मास कंसीडर करके किए। in work energy power also, but if you see the actual movement of any object, वो पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लो एक बॉल है, ठीक है, इसको हमने क्रिकेट बॉल है, इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है, तो हमने थ्रो करते समय इसको घुमा भी दिया, स्पिन करके थ्रो, ठीक है, वी हैव रोटेटेड इट एंड देन वी थ्रो इट, रोटेट एंड थ्रो इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। सो व्हाट विल हैपन, it will go like this and then it will at highest point it will stop and then it will return back, ठीक है। So if you consider the central point of this ball, that will follow the normal rule which we have studied for kinematics, that is G is acting whatever highest point we know, that H equal to u square by 2g sin theta। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। that we can write for the central point and we can write the equation of force for the central point, but if you consider any other point, suppose you consider a point here, point P, what will happen to this? This is going along upward direction and it is also rotating at its position. So what is happening? If you consider the path of this object, path of this point, this will not be straight line, this may go like this, ऐसे जा सकता है, इस तरह से घूमते हुए फिर ऐसे वापस आता है। Are you getting? If you consider the point, any other point from the center, it will go like this and it will return in some other path. It will not be straight line. But if you look at the center, center is going in a straight line and coming in the straight line. तो हम लोग जो लॉ अभी तक पढ़े हैं, जो भी किनेमेटिक्स का, न्यूटन्स लॉ एंड वर्क एनर्जी, ये हम लोग इस पर तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दैट लॉ इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर दिस पार्टिकल, यहाँ जो पार्टिकल है ना, फॉर दैट वन ऑल्सो दोज लॉज आर अप्लीकेबल, बट फॉर दिस पार्टिकल वी आर नॉट नोइंग द कंप्लीट फोर्स। इस पार्टिकल पर देखो क्या क्या फोर्स है, वन इज mg, द ग्रेविटी, एंड सेकेंड, since it will rotate, it will have some centripetal forces which will come from the other particle in nearby region, the reaction force from the nearby particles, ठीक है। So on this particle the net force is mg plus these other forces, and as a result of those combined forces it is moving like this in circle और straight line दोनों मिलाकर है। So if we want to study the motion of this particle, it is very difficult to study because we do not know how much forces are acting along this direction, because that will depend upon its speed, direction, many things will come. So how do we study them? तो हम लोग क्या करते हैं कि we study the motion of only central part, ठीक है, central part को ही केवल study करते हैं। central part को study करना आसान होता है। central part, फॉर सेंट्रल पार्ट हम लोग क्या करेंगे, देखो सेंट्रल पार्ट पर भी फोर्सेज लगेगा, जैसे ये इसको खींचेगा तो ये बगल वाला पार्ट भी तो खींचेगा ना, दिस सेंट्रल पार्ट विल बी अट्रैक्टेड अलोंग ऑल डायरेक्शन, बट दिस ऑल डायरेक्शन फोर्सेस विल कैंसिल ऑन नेट, नेट फोर्स ऑन सेंट्रल विल बी कैंसिल्ड फ्रॉम द नियर बाय पार्टिकल्स एंड द ओनली फोर्स विल बी लेफ्ट इज mg, and that's why it will move along a straight line according to the kinematics normal equations जो लिखे उसके हिसाब से।
फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सेंट्रल पॉइंट को स्टडी करना आसान होता है, ठीक है। बट इन दिस केस इफ द ऑब्जेक्ट इज स्फेरिकल, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल पॉइंट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट. The central point is what? The geometrical center of object. But if we have object something like this and we throw this object और बॉल की जगह मान लो बैट है, ठीक है, बैट है, इसको थ्रो किया तो इसमें क्या होगा, इसका भी एक सेंट्रल पॉइंट तो होगा ही. Although it is difficult for us to decide that central point, ठीक है, it is difficult to imagine where that central point is. But there will be some central point for this bat also, which will go vertically up and it will come vertically down. But remaining will go while rotating. वो घूमता हुआ ऊपर जाए. If you look at the bat, it will look like it is rotating and going at highest point, and then it is returning while rotating. ठीक है? But there is one point in this bat also, which will go vertically, straight line, and come down in straight line. And in this part, the center of mass, we are going to find this point, the central point for different kinds of system. Now, did you understand the meaning of center of mass? क्या है center of mass? Center of mass is the point corresponding to an extended object, for which we can write total external force divided by m. एक्सटर्नल फोर्स क्यों बोला? क्योंकि एक्सटर्नल केवल लिखना है, केवल ग्रेविटी के हिसाब से हम लिखेंगे. इंटरनल फोर्सेस इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड. द इंटरनल फोर्सेस, द force from this part to this one to this one is very difficult to decide, and that will keep on changing also. So what we have to write? We will try to find a point corresponding to the object which follows this equation, the F equal to ma. But for F we will take only external force divided by total object of mass. Then whichever point is following this equation, that will be called center of mass. Did you understand? Center of mass का मतलब समझे? केवल टोटल एक्सटर्नल फोर्स लेकर अगर हम लोग न्यूटन्स लॉ लिख देते हैं उसके लिए, and that is applicable on that point, then that point is center of mass. ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास. देखो, फॉर ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, the objects which are geometrically symmetric, for them it is very easy to find center of mass. For sphere it will be geometrical center. For uniform disc again it will be geometrical center. For a rod center हो जाएगा, ठीक है. But if it is of irregular shape, then it is difficult to find. Then we have to do the mathematics and all for finding the center of mass. Okay, तो लिखोगे center of mass का definition. देखो, it is a point corresponding to an object which will have acceleration, which will have acceleration acceleration F external by mass of object, which will have acceleration F external by mass of object. Yes. Next लिखोगे, this point is center this point is the central point in terms of mass distribution. This point is central point in terms of mass distribution. ठीक है, और एक लाइन लिखोगे, net internal forces on this point is 0.
नेट इंटरनल फोर्सेस ऑन दिस पॉइंट इज 0। इस पॉइंट पर जो नेट इंटरनल फोर्सेस लगेंगे वो 0 होते हैं, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस है ही नहीं, ओनली एक्सटर्नल, सो वी कैन डायरेक्टली राइट F एक्सटर्नल बाय M, ठीक है। Did you understand the meaning of center of mass?